आज मैं हूं जहां कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। एक ऐसा कलाकार जिसने अपने वक्त में हिमालय सी ऊंचाइयां भी देखी और वक्त ऐसा आया कि उन्हें समुद्र की गहराइयां भी देखनी पड़ी। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। लोग कहते हैं कि उनके सिर पर उनका ताज था, उनका अहंकार। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है। इस एरोगेंस ने इन्हें कलाकार से स्टार बनाया और स्टार से सुपरस्टार बनाया, और इसी एरोगेंस ने इन्हें क्या से क्या बना डाला। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया। तो भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना जी की खुद की कहानी ही इतनी रोचक है कि न जाने इन पर कितनी फिल्में बन सकती हैं। जैसे कि आखिर क्यों भारत के बंटवारे ने इनके माँ बाप को ही बदल दिया, और तो और इन्हें अपना नाम क्यों बदलना पड़ा। हिंदी सिनेमा में सबसे हठी कहे जाने वाले गायक किशोर कुमार को आखिर क्यों इनके आगे हार माननी पड़ी। ऐसा कौन सा कारण था कि राजेश खन्ना जी की फिल्म देखने से पहले लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता था। कैसे कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज को टूटने से राजेश खन्ना जी ने बचा लिया। आखिर क्यों बुरे वक्त में राजेश खन्ना जी को अपने सबसे प्रिय बंगले आशीर्वाद से निकाल दिया गया। राजेश खन्ना जी क्यों महानायक अमिताभ बच्चन को फूटी आंख नहीं पसंद करते थे। तो आइए इन्हीं सब रोचक प्रश्नों के रोचक उत्तर जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते हैं। अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों धीरू भाई अंबानी की बहू राजेश खन्ना जी का तलाक कराना चाहती थी। तुम्हारा ये बदन, ये शरीर अब तो प्यार भरी आत्मा को मिलाने वाला मंदिर नहीं रहा। जिंदगी का सफर है ये कैसा। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। इनके पिता का नाम लाला हीरानंद खन्ना और माँ का नाम चंद्रानी खन्ना था। इनकी माँ ने इनका नाम जतिन रखा। वैसे पिता पेशे से अध्यापक थे और माँ एक कुशल गृहिणी थी। राजेश यानी जतिन जब 6 वर्ष के हुए तो भारत देश का विभाजन हो गया, और इस विभाजन में इनके परिवार ने भारत को चुना। इस विभाजन में पिता की नौकरी छूट गई। ये संपन्न परिवार तंगी के हालात से गुजरने लगा। हालात इस कदर बिगड़े कि परिवार का पालन पोषण करना ही कठिन हो गया। कितना कम है। इसी कारण लाला हीरानंद खन्ना ने अपने बंबई के रिश्तेदार चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती को अपने छोटे बेटे जतिन की जिम्मेदारी सौंप दी। जतिन के दूसरे पिता चुन्नीलाल रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। लगभग 10 वर्षों की उम्र में ही जतिन स्कूल के नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने लगे। कोई लिखे तुझ पे कविता। इनका स्कूल था सेंट सबस्टेन गोवन हाई स्कूल, गिरगांव। राजेश खन्ना के साथ एक और मशहूर एक्टर क्लास में पढ़ा करते थे। उनका नाम था रवि कपूर। वैसे रवि कपूर को आप अच्छी तरह जितेंद्र के नाम से जानते होंगे। अब जतिन की स्कूल खत्म कर कॉलेज की बारी आई तो इन्होंने अपने पहले 2 साल नवरोज जी वाडिया कॉलेज में पढ़े और उसके बाद के साल किशन चंद्र चेलाराम कॉलेज से पढ़ा। यहीं से जतिन ने अपनी बीए की डिग्री पूरी की। हाँ, इस दौरान उन्होंने ड्रामा स्टेज शो करना कभी नहीं छोड़ा, और इन्हीं स्टेज शो के दौरान उन्हें 1962 में धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा नाटक अंधा युग में एक घायल सैनिक का किरदार मिला। इनके सैनिक के किरदार को देखकर वहां आए मुख्य अतिथि ने कहा, बेटा तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, गजब के कलाकार हो तुम। शुरू से ही स्टेज शो के शौकीन अब जतिन के हौसले को और पर लग गए थे। इस हौसला अफजाई ने उनके सपनों में 4 चांद लगा दिए थे। पर पिता और परिवार ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जतिन एक कलाकार बने। राजेश खन्ना
अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इनके मामा जी ने इनका बहुत साथ दिया। उन दिनों ज़्यादातर कलाकार फिल्मों में अपना नाम बदल कर आते थे, सो इनके मामा ने इनका नाम जतिन के बजाय राजेश रख दिया। राजेश एक संपन्न धनी परिवार से तो थे ही और स्पोर्ट्स कारों के बेहद शौकीन थे। जब भी ऑडिशन पर जाते अपनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कारों से जाते। एक दिन मामा ने सलाह दी कि ट्रेंडी गे लॉर्ड रेस्टोरेंट में उस समय के जाने माने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अक्सर आते रहते हैं, तुम वहां जाया करो, शायद तुम्हें कुछ काम मिल जाए। तो राजेश खन्ना अक्सर वहां जाया करते थे। किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद चला। जमानत दे सकते हो किसी की? और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलकर पूछते, सर कोई छोटा मोटा रोल मिल जाए तो मेहरबानी होगी। वहीं पर जाने में उन्हें एक डायरेक्टर ने बताया, यार तुम दिखने में तो बेहद खूबसूरत हो, एक प्रतियोगिता हो रही है, तुम उसमें भाग लो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। इस कंपटीशन को 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर ने मिलकर ऑल इंडिया टैलेंट हंट शो के नाम से करवाया था, जिसमें लगभग उन दिनों 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। उस समय राजेश खन्ना की उम्र महज 23 वर्ष की थी। आपको यकीन नहीं होगा कि उस प्रतियोगिता में राजेश खन्ना ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में रनर अप रहे विनोद मेहरा साहब और लड़कियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया मशहूर कलाकारा फरीदा जलाल ने। यह कोई छोटी मोटी प्रतियोगिता नहीं थी। इस प्रतियोगिता में जीतने वाले को एक फिल्म कलाकार के रूप में मिलनी ही थी, तो पुरस्कार के रूप में इन्हें अपनी पहली फिल्म 1966 में मिली। राजेश खन्ना की पहली फिल्म थी आखिरी खत। और कुछ आपको बता दें कि इनकी पहली फिल्म भी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। वैसे इन्हें इनकी पहली फिल्म जीपी सिप्पी के द्वारा राज मिली थी। राज फिल्म में इनकी दोहरी भूमिका थी, पर राज फिल्म इनकी आखिरी खत फिल्म से बाद में रिलीज हुई। चले आओ जहां। वैसे दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि राजेश खन्ना साहब बेहद अहंकारी थे, हमेशा शूटिंग पर लेट ही पहुंचते थे। इससे जुड़ा एक किस्सा आपको बताते हैं। जब इनकी पहली फिल्म राज की शूटिंग चल रही थी तो इन्हें सुबह 8 बजे पहुंचना था। राजेश खन्ना साहब लगभग 11 बजे पहुंचे। इन्हें देखकर वहां पर सभी खड़े लोग अचंभित थे कि एक नया लड़का अपने पहले ही दिन कैसे लेट आ सकता है। तभी वहां उपस्थित सीनियर टेक्नीशियन ने उन्हें डांट लगाई। तब राजेश खन्ना साहब ने दो टूक जवाब दिया, एक बात सुन लीजिए, एक्टिंग और कैरियर की तो ऐसी की तैसी, मैं किसी भी चीज के लिए अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदल सकता हूँ। शहर छोड़ जाऊंगा। वैसे राज फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और फिर इन्हीं तेवरों के साथ उन्होंने एक नहीं कई हिट फिल्में दी। औरत, बहारों के सपने, डोली, इत्तेफाक, और फिर वो समय भी आया जिसने इनको स्टार से सुपरस्टार बना दिया। वर्ष 1969 में इनकी फिल्म आई आराधना। इस फिल्म के आने के बाद राजेश खन्ना का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर था। ना तो यहाँ पर कोई अपना है, ना किसी से जान पहचान है। अब आप यहीं से सोच सकते हैं, जब इस फिल्म का प्रीमियर शो हुआ तो राजेश खन्ना बताते हैं, शो शुरू हुआ, मैं सबसे हाथ जोड़कर वेलकम नमस्ते कर रहा था। अरे आप नमस्ते। किसी भी व्यक्ति ने मेरे उस नमस्ते का जवाब तक नहीं दिया और सब वो फिल्म देखने अंदर चले गए। शो खत्म होने के बाद लोग सिर्फ मुझे ही ढूंढ रहे थे। सभी का सिर्फ यही कहना था, अरे उस नए लड़के का क्या नाम है, अभी तो उसने सिर्फ 1-2 फिल्में ही की हैं, पर क्या गजब का कलाकार है। पर मैं तब तक होटल चला गया था, मुझे होटल से बुलाया गया। सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मजेदार बात तो ये है कि जब ये गाना शूट हुआ तब राजेश खन्ना ने अकेले ही दार्जिलिंग में जीप में शूट किया। शर्मिला टैगोर उस दिन शूटिंग लोकेशन पर नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो सत्यजीत रे की फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी और शर्मिला टैगोर वाला हिस्सा बाद में शूट हुआ और इन दोनों सीन्स को मिक्स कर दिया गया। उससे भी मजेदार बात यह है कि शर्मिला उन दिनों प्रेग्नेंट थी और सैफ अली खान उनके पेट में थे। जिस ट्रेन में शर्मिला टैगोर ने बैठकर इस गाने को शूट किया है, वही ट्रेन आपको सैफ अली खान की फिल्म परिणीता में भी दिखाई दी होगी।
तो सोच लीजिए 1969 में सैफ अली खान इस ट्रेन में थे और साल 2005 में जब इनकी फिल्म परिणीता की शूटिंग हुई तब भी उन्होंने इसी ट्रेन में शूट किया। फूलों में कलियों में और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आराधना फिल्म में मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई साहब भी थे। उन दिनों सुभाष घई एक एक्टर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने राजेश खन्ना के दोस्त का रोल इस फिल्म में किया है। पैराशूट से नीचे कूदा तो दुश्मनों की बंदूकों के बीच में। और आराधना फिल्म की सक्सेस का अंदाजा तो आप यहीं से लगा सकते हैं। आराधना पहली हिंदी फिल्म थी जो 100 हफ्तों तक सिनेमा घरों में दिखाई गई। इस फिल्म को साउथ इंडिया यानी कि नॉन हिंदी स्पीकिंग दर्शकों ने भी खूब पसंद किया। और इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना साहब का वो दौर आया कि वो अगर पत्थर भी छू लें तो वो सोना बन जाए, जैसे कि सच्चा झूठा, कटी पतंग, अमर प्रेम, हाथी मेरे साथी, रोटी, आपकी कसम, प्रेम कहानी, कुदरत और छैला बाबू जैसी फिल्में। ये सभी फिल्में नॉन हिंदी प्रदेशों में भी रिकॉर्ड बना रही थी। आने दो पुष्पा आने दो, बड़ी मुश्किल से आए आंसू। आज न छोड़ेंगे बस हम चोली खेलेंगे हम। राजेश खन्ना साहब को कश्मीर की वादियों से बहुत प्यार था। वो डायरेक्टर से हमेशा कहते कि उनकी फिल्म का एक शूट कश्मीर की वादियों में जरूर रखें। मशहूर अदाकारा मुमताज जी बताती हैं कि जब रोटी फिल्म शूट हो रही थी तब राजेश खन्ना को मुझे कंधे पर उठाकर दौड़ना था। ये सीन 8 दिनों में शूट हो पाया। राजेश खन्ना जी जब शूट पर आते तो हमेशा कहते, ए मोटी आजा मेरे कंधों पर। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और उस बर्फ में मुमताज कहती हैं मुझे कंधे में उठा के चलना राजेश खन्ना के लिए बहुत कठिन था। राजेश खन्ना हमेशा शूट में हंसते ही रहते। मुमताज कहती हैं मैं राजेश खन्ना से कहती लो 100 किलो की बोरी उठाओ अपने कंधे पर, और राजेश खन्ना साहब हमेशा हंसते हुए कहते अरे पागल इतनी भारी नहीं है तुम। तू भाग जा। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पर इन 8 दिनों की शूटिंग के बाद राजेश खन्ना जी के कंधे पर लाल निशान पड़ गए थे, पर उन्होंने इस दर्द का एहसास कभी किसी को नहीं होने दिया। राजेश खन्ना साहब की कड़ी मेहनत ने फिल्म के रिलीज होने के बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजेश खन्ना साहब का ये कहना हमेशा रहता कि मेरी फिल्म के गाने अगर कोई गाएगा तो वो किशोर कुमार होंगे। अब रोटी फिल्म का ये गाना आपको याद ही होगा, जिसने पाप न किया हो जो पापी न हो। आपको बता दें इस गाने के लिरिक्स धार्मिक पुस्तक बाइबल से लिए गए हैं, जहां यूसु एक औरत को सजा देने के लिए पत्थर मारने वालों से कहते हैं जिसने पाप न किया हो और जो पापी न हो वो सबसे पहले इस औरत को पत्थर मारेगा। वैसा ही इस फिल्म के उस गाने में भी रखा गया और इस गाने को आवाज दी आवाज के जादूगर किशोर कुमार साहब ने। पाप ना किया हो तो माफी न हो। एक वाकया और सुनिए। जब दुश्मन फिल्म में एक गाना वादा तेरा वादा को किशोर कुमार साहब को गाने को कहा गया, तब इस गाने को किशोर कुमार साहब ने गाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि इस गाने को सिर्फ और सिर्फ रफी साहब ही बेहतर गा सकते हैं। राजेश खन्ना साहब ने जीत कर दी। राजेश खन्ना साहब ने डायरेक्टर साहब से कहा अगर इस गाने को किशोर दा नहीं गाएंगे तो इस गाने को ही फिल्म से हटा दो। अगर मेरा दोस्त नहीं तो कोई और ऑप्शन भी नहीं। फिर किशोर दा को राजेश खन्ना की जिद के आगे हारना पड़ा और किशोर कुमार ने इस गाने को गाया। किशोर कुमार और राजेश खन्ना की जोड़ी ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया है। तुम्हारी आंख है यार नशे का तोड़ है। आपको पता है राजेश खन्ना साहब ने अलग अलग फिल्म का निर्माण किया। अब ये बताना तो कोई आश्चर्य होगा नहीं कि इस फिल्म के गाने किशोर दा ने ही गाए, पर किशोर कुमार साहब ने इस फिल्म में गाने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना। अब राजेश खन्ना साहब कलाकार से स्टार बन गए थे और स्टार से अब सुपर स्टार बन रहे थे। जिन दिनों राजेश खन्ना स्टार से सुपर स्टार बन रहे थे उस समय राजेंद्र कुमार का फिल्म जगत में जलवा हुआ करता था। लोग उन्हें जुबली कुमार कहते थे, पर धीरे धीरे वक्त गुजरा
और राजेंद्र कुमार का सूरज अस्त हो रहा था। राजेश खन्ना साहब को राजेंद्र कुमार जी का बंगला डिम्पल बहुत पसंद था और जब राजेश खन्ना साहब को पता लगा कि राजेंद्र कुमार उस बंगले को बेच रहे हैं तो उन्होंने तुरंत सोचा क्यों ना इस बंगले को खरीद लिया जाए। पर उन दिनों 3.5 लाख एक बड़ी रकम थी और राजेश खन्ना चाह कर भी उस बंगले को नहीं खरीद पा रहे थे। 3 लाख बोलिए साहबान, 3 लाख, 3 लाख 1,000। तभी प्रोड्यूसर देवधर साहब ने इन्हें वो रकम दी और कहा कि ये मेरी आने वाली फिल्म का साइनिंग अमाउंट है। कहा जाओ घर खरीद लो। 1970 में राजेश खन्ना ने ये बंगला खरीद लिया। जी नहीं, मुझे सिर्फ 10 लाख चाहिए। बंगले का नाम अब डिम्पल से बदलकर आशीर्वाद हो गया था। वैसे राजेंद्र कुमार साहब से जुड़ा एक रोचक वीडियो आपको हमारी ही प्लेलिस्ट में मिलेगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप जानिएगा कि राजेंद्र कुमार साहब ने आखिर ये बंगला क्यों बेचा। कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद। तो अब राजेश खन्ना साहब आशीर्वाद बंगले में रह रहे थे, पर साइनिंग अमाउंट लेने के बाद जो फिल्म बनी उसका नाम था हाथी मेरे साथी। पर जहां साइनिंग अमाउंट ले लिया था तो फिल्म तो करनी ही करनी थी, पर स्क्रिप्ट राजेश खन्ना साहब को अच्छी नहीं लगी। तब राजेश खन्ना ने राइटर सलीम जावेद से ये स्क्रिप्ट दोबारा लिखवाई और शायद सलीम जावेद की इस स्क्रिप्ट और राजेश खन्ना की बेहद बेहतरीन एक्टिंग की बदौलत ही हाथी मेरे साथी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसे मलेशिया में भी रिलीज किया गया और मलेशिया में इस फिल्म ने सबसे ज्यादा दिनों तक एक सिनेमा घर में चलने का रिकॉर्ड बनाया और इस रिकॉर्ड को आज भी कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई है। तो 1969 से लेकर 1971 तक उन्होंने लगातार 15 हिट फिल्में दी। लोग कहते हैं कि अचानक एक लड़का आया और भारतीय सिनेमा में छा गया। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। जहां रॉक्सी सिनेमा घर में एक तरफ आराधना फिल्म सुपरहिट जा रही थी, वहीं बगल के सिनेमा घर ओपरा हाउस में 2 रास्ते सुपर डुपर हिट हो रही थी। अब इसे करिश्मा कहें या राजेश खन्ना का जादू कहें कि शहर के ज्यादातर सिनेमा घरों में राजेश खन्ना की मूवी चल रही थी और सभी के सभी सिनेमा घर भीड़ से तराबोर भरे हुए थे। कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट यू। कलाकार नवीन निश्चल जी एक किस्सा बताते हुए कहते हैं कि राजेश खन्ना की जैसी दीवानगी तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। बॉम्बे के ताज होटल में एक शादी समारोह था। राजेश खन्ना साहब जब उस होटल में आए तो नजारा देखने काबिल था। वैसे तो शादी में न जाने कितनी बड़ी बड़ी नामी फिल्मी हस्तियां आई थी। आपको जानकर आश्चर्य तो तब होगा जब राजेश खन्ना साहब उस पार्टी को अटेंड कर होटल से बाहर निकल रहे थे और उनके पीछे पीछे हॉल में खड़ा खड़ा एक एक व्यक्ति बाहर निकल उन्हें छोड़ने आया। शायद आपको ये सब बनावटी लग रहा हो, पर इसे ही राजेश खन्ना का जादू कहते हैं और जादू पर यकीन कहाँ होता है। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। राजेश खन्ना साहब लगातार रोमांटिक किरदार निभाते चले जा रहे थे। दर्शक इन्हें प्रिंस ऑफ रोमांस कहते थे। तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले जीवन की। इसी दौरान इनके जीवन में आई फैशन डिजाइनर अंजू महेंद्रू। ये मुलाकात न जाने कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं लगा। राजेश खन्ना से इनके संबंध लगभग 6 साल तक रहे, पर जब राजेश खन्ना साहब ने अंजू महेंद्रू से साल 1971 में शादी का प्रस्ताव रखा तो अंजू ने मना कर दिया। मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अंजू ने कहा कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे अपना कैरियर बनाना है। राजेश खन्ना साहब ने 1 साल तक इंतजार किया। उन्हीं दिनों एक मशहूर बिजनेसमैन चुन्नी भाई कपाड़िया बड़ी चर्चा में थे। वे अपने घर पर अक्सर फिल्मी हस्तियों की पार्टी रखा करते थे। उन्हीं पार्टियों के दौरान राज कपूर साहब की चुन्नी भाई कपाड़िया की बेटी डिम्पल पर नजर पड़ी। उन्हें डिम्पल खूब जची। राज कपूर साहब ने अपनी आने वाली फिल्म बॉबी से डिम्पल को लॉन्च किया। अब अगर कोई लड़की राज कपूर की फिल्म से लॉन्च हो रही हो तो क्या कहने। डिम्पल कपाड़िया की सभी फिल्मी पत्रिकाओं में फोटो छप रही थी। डिम्पल कपाड़िया उन दिनों फिल्मी चर्चाओं का हिस्सा थी। राजेश खन्ना साहब की भी नजर डिम्पल पर पड़ी। राजेश खन्ना साहब बॉबी के सेट पर अक्सर जाने लगे।
और अगर किसी फिल्मी सेट पर राजेश खन्ना सुपरस्टार पहुंच जाएं तो क्या कहना। डिम्पल राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना से डिम्पल की अक्सर मुलाकातें होने लगी और ये मुलाकातें कुछ ही दिनों में ऐसे बदल गईं मानो कि वो दोनों एक दूसरे को वर्षों से जानते हों। ऐसे में एक दिन राजेश खन्ना साहब ने अचानक डिम्पल के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। डिम्पल राजेश खन्ना साहब से ऐसा आकर्षित थी कि उन्होंने बगैर कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दिया। उन दिनों डिम्पल महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना साहब डिम्पल से 15 वर्ष बड़े थे। डिम्पल के पिता चुन्नीलाल कपाड़िया ने भी बगैर कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दिया। मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया। और जब राजेश खन्ना साहब की बारात बांद्रा से जुहू की तरफ जा रही थी तो न जाने कितनी कारों का काफिला दिख रहा था। बड़े बड़े सुपरस्टार राजेश खन्ना की उस बारात में थे। तभी अचानक राजेश खन्ना साहब ने बारात को रोका और कहा कि जो निर्धारित रास्ता है हम उससे नहीं जाएंगे। राजेश खन्ना साहब बारात के रास्ते को बदलकर अंजू महेंद्रू के घर के सामने से ले गए। तो ये था सुपरस्टार राजेश खन्ना का एटीट्यूड। राजेश खन्ना और डिम्पल की शादी संपन्न हुई। अब आपको जानकर हैरानी तो तब होगी जब आप ये जानेंगे कि राजेश खन्ना साहब की शादी का कैसेट बना। अब आप कहेंगे कैसेट तो सभी का बनता है, पर राजेश खन्ना साहब की शादी की कैसेट को छोटी फिल्म के रूप में पूरे देश के सिनेमा घरों में दिखाया गया और इस शादी के कैसेट को सभी सिनेमा घरों में बड़ी लंबी लंबी कतार लगाकर लोग टिकट लेकर देख रहे थे। कहते हैं राजेश खन्ना साहब इतने बड़े एक्टर के रूप में स्थापित हो गए थे कि भारतीय सिनेमा के अवार्ड भी उनके आगे बौने लग रहे थे। राजेश खन्ना साहब को ध्यान में रखकर फिल्में लिखी जा रही थी, पर राजेश खन्ना साहब ने अपनी इन व्यस्तताओं के चक्कर में न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों को छोड़ा और इनकी छोड़ी गई फिल्मों को न जाने कितने नए कलाकारों ने किया और वो स्टार से सुपरस्टार बन गए। जैसे कि बॉबी फिल्म में पहले राजेश खन्ना साहब को लिया जाना था। सुभाष घई साहब जो कालीचरण फिल्म बना रहे थे उसमें पहले राजेश खन्ना साहब को साइन किया गया था, पर उन दिनों राजेश खन्ना की फीस को अफोर्ड कर पाना सबके बस की बात नहीं थी। राजेश खन्ना ने ये फिल्म छोड़ दी और इसके बाद इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई। और तो और बोनी कपूर साहब जब मिस्टर इंडिया फिल्म बना रहे थे तो उनकी पहली पसंद सिर्फ और सिर्फ राजेश खन्ना थे। पर राजेश खन्ना साहब ने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो उन्हें पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि लोग मुझे सिर्फ पर्दे पर देखने आते हैं, पर जब मैं इस फिल्म में अदृश्य रहूंगा, आधी मूवी में मैं दिखूंगा ही नहीं, तो मेरा इस फिल्म में क्या काम। दिखाई नहीं दे रहे। क्या मैं सचमुच दिखाई नहीं दे रहा? उन्होंने बोनी कपूर से कहा कि तुम किसी नए लड़के को लेकर ये फिल्म बनाओ। फिल्मों की बात हो रही हो और राजेश खन्ना साहब की आनंद फिल्म की बात न हो तो शायद सब कुछ अधूरा रह जाएगा। इस फिल्म के समय अमिताभ बच्चन इतने बड़े स्टार नहीं थे। वो इस सीन को करने में घबरा रहे थे। अमिताभ बच्चन साहब का कहना था कि मैं राजेश खन्ना साहब के सामने ये सीन नहीं कर पाऊंगा, आखिर वो इतने बड़े स्टार हैं। कहा ना मैं अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने कहा ना कि मैं नहीं चाहता तुम अकेले रहो। आनंद क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यहाँ अमिताभ बहुत परेशान थे, कई रातों से सोए नहीं थे। नहीं बाबू मोशाय नहीं, मैं अपनी मौत देख सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा नहीं देख सकता। इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए वो अपने सबसे अच्छे मित्र महमूद साहब के पास गए और महमूद साहब ने अमिताभ से कुछ ऐसी बात कह दी कि वो सीन एक चुटकी में हो गया। महमूद साहब ने कहा, सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। तुम सोचो कि राजेश खन्ना ऐसा स्टार वाकई में मर गया है। तोड़ तोड़ के मेरा सर खा गए हो तुम। बोलो, बातें करो मुझसे, बातें करो मुझसे। राजेश खन्ना की प्रसिद्धि का अलग ही दौर था। जिस रास्ते से राजेश खन्ना गुजरते, लड़कियां उस रास्ते की धूल उठाकर अपनी मांग भर लेती थी। इनके बंगले पर लड़कियों के खून से लिखे खत पहुंचा करते थे। कुछ लड़कियों ने इनकी तस्वीरों से शादी रचा ली थी। शूटिंग के दौरान जब ये शूटिंग लोकेशन पर अपनी कार पार करते तो लड़कियां अपनी लिपस्टिक से चूम चूम कर उस कार को लाल कर देती थीं और ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। आपको यकीन नहीं होगा, राजेश खन्ना साहब ने प्रशांत राय नाम के एक आदमी को
अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। उनका काम था कि सिर्फ उनके प्रशंसकों के आए पत्रों को पढ़ना और पढ़कर उन्हें सुनाना। प्रशांत राय साहब ने ये नौकरी राजेश खन्ना के यहाँ 20 सालों तक करी। सोचिए क्या नज़ारा होगा। लोग देश विदेश से ऑटोग्राफ लेने आते थे। अगर कोई मुंबई घूमने भी आता तो राजेश खन्ना के बंगले को देखे बगैर वो वहां से नहीं जा सकता था। राजेश खन्ना की दीवानगी का एक ऐसा किस्सा आपको हम बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर भी आपको विश्वास नहीं होगा। हावड़ा ब्रिज के नीचे अमर प्रेम फिल्म की शूटिंग चल रही थी। ब्रिज के नीचे राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर को नजर आना था, पर अचानक पता लगा कि शूटिंग कैंसिल हो गई है। कारण यह था कि उस पुल के ऊपर लाखों की भीड़ जमा हो गई थी। राजेश खन्ना साहब को सिर्फ एक नजर देखने के लिए वो भीड़ पुल के ऊपर बढ़ती ही जा रही थी। और अभी तो राजेश खन्ना साहब शूटिंग में पहुंचे ही नहीं थे। वहां की सिक्योरिटी को लगा कि राजेश खन्ना की फैन को संभालना तो मुश्किल है, पर उससे पहले अगर भीड़ और बढ़ी तो शायद ये पुल गिर जाएगा। एक इंटरव्यू में मैंने ही सुना था कि एक पश्चिम बंगाल की महिला पूछा गया कि राजेश खन्ना साहब आखिर आपकी नज़र में क्या थे, तो उस बुजुर्ग महिला ने बड़ा ही रोचक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप मेरे बताने के बाद भी आप उस फीलिंग को महसूस ही नहीं कर सकते हैं जो हमने देखा है। उस बुजुर्ग महिला ने आगे कहा कि जब हम राजेश खन्ना यानी काका की फिल्म देखने जाते थे तो हमें लगता था कि हमारी और काका की आज डेट है। हम बकायदा मेकअप के लिए उस दिन पहले ब्यूटी पार्लर जाते और पूरी तरह से सज कर हम उनकी फिल्मों को देखने जाते। हमें ऐसा लगता था कि पर्दे पर जब राजेश खन्ना साहब अपनी अदाएं दिखाएंगे, अपनी पलकें झपकाएंगे, तो वो सिर्फ हमारे लिए कर रहे हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, उस जमाने की हर एक लड़की उनकी फिल्म देखने जाने से पहले ऐसा ही करती थी। 29 दिसंबर साल 1974 को जिस दिन राजेश खन्ना का जन्मदिन था, उसी दिन उनकी पहली बेटी ट्विंकल खन्ना का जन्म हुआ। वैसे ये 29 तारीख राजेश खन्ना के लिए बेहद खास रही। 4 साल बाद 29 जून 1977 को इनके यहाँ इनकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ। फिर एक समय वो भी आया जब राजेश खन्ना साहब और डिम्पल अलग अलग घरों में रहने लगे। हाँ, दोनों का कभी तलाक नहीं हुआ। बताते हैं डिम्पल कपाड़िया फिल्मों में काम करना चाह रही थी, पर काका को ये पसंद नहीं था। दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लगे। डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना के घर को छोड़ दिया। शहर छोड़ जाऊंगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब को सौतन फिल्म की एक्ट्रेस टीना मुनीम से मोहब्बत हो गई और ये मोहब्बत के चर्चे राजेश खन्ना साहब की धर्मपत्नी डिम्पल कपाड़िया तक पहुंच गए थे। शायद डिम्पल कपाड़िया जी को ये बर्दाश्त नहीं था कि टीना मुनीम उनकी सौतन बने। बताते हैं सौतन फिल्म के डायरेक्टर सावन कुमार एक दिन राजेश खन्ना साहब के साथ उनके घर आए। राजेश खन्ना साहब ने कई बार डिम्पी डिम्पी कहकर पुकारा, पर किसी के भी घर में होने की आवाज नहीं आई। तभी डायरेक्टर सावन कुमार साहब बोले, काका ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर नोटिस करिए। काका ने बोला, क्या? कांच पर लिखा हुआ था आई लव यू काका, साथ में लिखा हुआ था गुड बाय, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। राजेश खन्ना साहब सावन कुमार से बोले, अरे वो नासमझ है, अभी वापस आ जाएगी। डिम्पल वापस नहीं आई। बताते हैं टीना मुनीम अपना दिल राजेश खन्ना को दे बैठी थी। राजेश भी टीना की तरफ आकर्षित थे। 80 के दशक में इन दोनों की लव स्टोरी मीडिया की सुर्खियों में छाने लगी थी। रिपोर्ट बताती हैं कि टीना राजेश पर शादी का दबाव बना रही थी। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। राजेश खन्ना ने भी कहा था कि डिम्पल को तलाक देकर टीना से शादी रचा लेंगे। टीना बार बार कह रही थी कि वो डिम्पल को तलाक दें और मुझसे शादी रचा लें। तुम वो आदमी रहे ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था। पर राजेश खन्ना साहब ने भी साफ साफ कह दिया था कि वो अपनी धर्म पत्नी डिम्पल कपाड़िया को कभी तलाक नहीं देंगे। राजेश खन्ना ने टीना मुनीम से साफ साफ शादी के लिए मना कर दिया। तो ये भी बताते हैं राजेश खन्ना साहब बहुत एरोगेंस थे। कामयाबी के साथ साथ ये एरोगेंस बढ़ता ही जा रहा था। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि राइटर सलीम जावेद
राजेश खन्ना साहब के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और सलीम खान साहब ने ही एक इंटरव्यू में बताया सलीम खान का राजेश खन्ना जी के घर अक्सर आना जाना होता था। सलीम खान साहब बताते हैं कि एक मशहूर पत्रिका ने संजीव कुमार साहब पर कवर स्टोरी की। सलीम साहब से पूछा गया, आपको संजीव कुमार कैसे कलाकार लगते हैं? तब उन्होंने अमूनन जैसा जवाब सभी देते हैं वैसा ही कहा कि संजीव कुमार साहब बहुत ही मंझे हुए और बेहतरीन कलाकार हैं। ये बात जब पत्रिकाओं में छपी तो इसे राजेश खन्ना साहब ने भी पढ़ा। तो आश्चर्य होगा कि राजेश खन्ना साहब ने बात पढ़ते ही अपने ड्राइवर से कहा, जाओ तुरंत सलीम खान को बुला कर लाओ। सलीम खान साहब राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे, वो तुरंत आ भी गए। सलीम खान साहब बताते हैं वो घर पर अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठे थे। पहले उन्होंने एक नज़र सलीम खान साहब को देखा, फिर पत्रिका की तरफ देखते हुए बोले, ये सब आपने लिखा है? सलीम जी ने जहां हाँ बोला तभी राजेश खन्ना साहब बोले, तो आपको लगता है संजीव कुमार एक अच्छे एक्टर हैं? सलीम खान बोले, हाँ। तुरंत राजेश खन्ना साहब बोले, तो मैं? सलीम खान बात को समझ गए थे। उन्होंने कहा, अरे भाई काका तुम समझते क्यों नहीं, ये संजीव कुमार पर कवर स्टोरी थी और मैं जवाब भी क्या दे सकता था। राजेश खन्ना साहब ने पत्रिका को वहीं पर फेंक दिया और चुपचाप चले गए। का सफर है ये वैसे सलीम खान और राजेश खन्ना में फिर महीनों तक बातचीत नहीं हुई। वैसे आपको पता होगा कि राजेश खन्ना साहब को सभी लोग काका कहते थे। लोग कहते थे ऊपर आका और नीचे काका। उनका तीसरा नाम पिंटू भी था। ये नाम उन्हें डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने दिया था। ऋषिकेश मुखर्जी से राजेश खन्ना की इतनी पटती थी कि वो ऋषि दास से अपनी फीस का 50 से 60% ही लिया करते थे। अपनी जिंदगी बड़ी है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए जल्दी जल्दी जीना पड़ता है, हर काम की जल्दी। ऋषि दा को हमेशा लगता कि लोग आखिर क्या सोचेंगे। राजेश खन्ना से अपनी दोस्ती का ऋषि गलत फायदा उठा रहा है। शायद इस पेमेंट के चलते ही ऋषि दा ने 1977 के बाद राजेश खन्ना साहब के साथ फिल्में करनी बंद कर दी। हम सारी रस्में तोड़ चले। पत्रकार अली पीटर जॉन काका के बेहद करीबी थे। वे एक किस्सा शेयर करते हुए कहते हैं कि बावर्ची फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन अपने दोस्त असरानी और अपनी गर्लफ्रेंड जया बच्चन से मिलने अक्सर आ जाया करते थे। वे बताते हैं कि काका अक्सर अमिताभ बच्चन की बेइज्जती कर दिया करते थे, उन्हें हमेशा इग्नोर करते। अब जॉन की माने तो एक बार तो अमिताभ बच्चन को राजेश खन्ना जी ने साफ शब्दों में मनहूस कह दिया था। अमिताभ बच्चन के प्रति काका का यह रवैया जय को बिल्कुल नहीं भाता था। अच्छा वो आगे बेचारा बहुत अकेला है। Will you please shut up and get out? ऐसे में काका का ये शब्द सुनकर जया गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, वो आदमी खुद को समझता क्या है, वो खुदा नहीं है। एक आदमी को दूसरे आदमी को इज्जत देने में आखिर जाता क्या है। अली बताते हैं कि यह घटना मेरे सामने की है। जया गुस्से से लाल थी। वे आक्रोश में कहती हैं, देखना एक दिन ये आदमी बहुत बड़ा स्टार बनेगा। जो खुद को खुदा समझ बैठा है वो एक दिन कहीं का नहीं रहेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 1968 से लेकर 1973 तक सुपरस्टार रहे काका की आगे की फिल्में जैसे कि बंडलबाज, महाचोर, महबूबा, आशिक हूं बहारों का, पलकों की छांव में, ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। काका अपने इस गिरते ग्राफ से बेहद परेशान थे। अली पीटर जॉन बताते हैं कि बच्चन के नाम से उनको नफरत हो गई थी। अपने दोस्तों में राजेश खन्ना मजाक उड़ाते हुए अक्सर बोल दिया करते थे कि ऐसे अटन बटन तो आया जाया करते हैं, पर राजेश खन्ना को कोई छू नहीं सकता। मैं ऐसे लोगों से क्या डर जाऊंगा। वक्त ने कितना बड़ा मजाक उड़ाया है हमारे साथ। वैसे राजेश खन्ना साहब की यूएसपी कभी गुस्सा फाइट नहीं थी। अचानक से भारतीय सिनेमा करवट बदल रहा था, पर राजेश खन्ना साहब तो एक रोमांटिक स्टार थे। जहां कुछ लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना साहब भारतीय सिनेमा के बदलते ट्रेंड का शिकार हुए। दिए जलते हैं। शायद ये इनकी शुरुआत नमक हराम फिल्म से हुई। पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। राजेश खन्ना साहब जहां इस फिल्म के दौरान सुपरस्टार हुआ करते थे, अमिताभ ने
अपने कैरियर की लगभग शुरुआत ही की। हाँ, अमिताभ की जंजीर फिल्म की शूटिंग लगभग खत्म हो गई थी। नमक हराम फिल्म की शूटिंग चली रही थी। जंजीर के रिलीज होते ही अमिताभ ब्रांड बन गए थे। नमक हराम फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब एक साइड एक्टर थे, पर जंजीर के हिट होते ही डिस्ट्रीब्यूटर ने अमिताभ के रोल को बढ़ाने को कहा। डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने भी ऐसा ही किया। जब नमक हराम फिल्म रिलीज हुई तब दोनों के किरदार समांतर थे। फिल्म समीक्षक बताते हैं कि पर्दे पर जब अमिताभ बच्चन के चीखने का सीन आया तो ऐसा शोर हुआ जो कभी आराधना फिल्म में राजेश खन्ना के लिए हुआ था। यहाँ आएगी तो मेरे बीच जो हुआ सो हुआ। इधर जहां फिल्म जंजीर ने बड़ी सफलता पाली थी, 2 महीने बाद रिलीज नमक हराम फिल्म भी सुपर डुपर हिट हो गई थी। मगर दुनिया में दोस्त वहीं राजेश खन्ना साहब अपने रोल को दोहरा रहे थे। नतीजा उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं। कई फ्लॉप फिल्मों के बाद राजेश खन्ना ने एक बार सौतन फिल्म से फिर से अपने आप को कमबैक किया। ये वही सौतन फिल्म थी जिस फिल्म के दौरान राजेश खन्ना साहब और टीना मुनीम के रोमांस के चर्चे आम हो गए थे। और इसी वाक्य के बाद उनकी पत्नी डिम्पल उन्हें छोड़कर चली गई थी। राजेश खन्ना डिम्पल के जाने के बाद बेहद अकेले पड़ गए थे। चले आओ जहां उनकी कई लगातार फिल्में फ्लॉप भी हुई थी। डिम्पल के जाने के बाद उन्होंने कई अच्छी अच्छी फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। लगभग 14 महीनों तक उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। 1991 में राजेश खन्ना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और ये चुनाव भी उन्होंने दिल्ली से लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ लड़ा। राजेश खन्ना साहब लगभग 1600 वोटों से लाल कृष्ण आडवाणी से हार गए। अपने पहले चुनाव होने के हिसाब से राजेश खन्ना साहब का प्रदर्शन बुरा नहीं था। आडवाणी इस चुनाव में गुजरात के गांधीनगर सीट से भी लड़े थे। लाल कृष्ण आडवाणी दोनों जगहों से जीते, तो आडवाणी को एक सीट तो छोड़नी ही थी। उन्होंने दिल्ली सीट छोड़ दी। दिल्ली की खाली सीट से राजेश खन्ना साहब दोबारा चुनाव लड़े। बिठाने का हक आप लोगों के पास है तो उनको कुर्सी से घसीट कर नीचे फेंकने का हक भी, ताकत भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। इस बार उनके खिलाफ भाजपा के ही प्रत्याशी और मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, पर अब की बार राजेश खन्ना ने शत्रुघ्न सिन्हा साहब को हरा दिया। अब राजेश खन्ना हीरो से सांसद बन गए थे। इतना जरूर कहूंगा कि न्यू दिल्ली की सीट से। हालांकि राजेश खन्ना अगले चुनाव में हार गए और इस हार के बाद राजेश खन्ना साहब एक बार फिर फिल्मों की तरफ लौट आए। और शायद अब काका के लिए कुछ बचा ही नहीं था। खन्ना साहब के पास अगर कुछ था तो उनके चाटुकार और शराब। राजेश खन्ना साहब इस शराब के नशे के लती हो गए थे। बड़ा अभिमान था हमें, सीना तान कर चलने की वो अकड़, सब कुछ खत्म हो गया। टैक्स प्रॉब्लम के चलते उनका आशीर्वाद बंगला भी सील कर दिया गया। उन्हें आशीर्वाद को छोड़ना पड़ा। अपनी नजरों से गिर गया हूँ मैं। अब काका अपने आशीर्वाद बंगले को छोड़कर अपने ऑफिस में रहने लगे। उनके ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट था। वहाँ काका अक्सर जाते और एक बर्गर और एक स्ट्रॉबेरी शेक पीते। घंटों घंटों तक शांत वहीं बैठे रहते। शायद काका को इंतजार रहता कि कोई आएगा और उन्हें पहचान लेगा। आवाज दे तुमको कहाँ हो। ऐसा कभी कभी होता भी। उन्हें उनका कोई पुराना फैन मिल जाता और उन्हें पहचान लेता। एक वो दौर था जब रोज ट्रक भर के उनके घर में गुलदस्ते आया करते थे। उनका घर रोज बगीचे में तब्दील हो जाता। प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा। आप सिर्फ चिट्ठी पर पते की जगह राजेश खन्ना और आशीर्वाद मुंबई लिखकर पोस्ट ऑफिस में डाल दें। राजेश खन्ना के घर इतना पता लिखने पर भी चिट्ठियां पहुंच जाया करती थीं। समय ऐसा आ गया था कि राजेश खन्ना पर शराब भारी पड़ने लगी थी। हम भी रोए कहते हैं आखिरी समय पर उन्होंने शराब छोड़ दी थी, लेकिन अब समय गुजर गया था। उनका लीवर खराब हो गया था। जब एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना साहब से पत्रकार अली पीटर जॉन कहते हैं, काका आप शराब क्यों इतनी पीते हैं? तब राजेश खन्ना साहब कहते हैं कि अगर गालिब शराब पीकर मर गए तो मैं क्यों नहीं मर सकता। शायद काका को एहसास हो गया था
कि उनका वक्त अब आ गया है। जाऊं कहीं छोड़ के मैं तेरा। भूपेश रसीन उनके मित्र उनसे अक्सर मिलने आया करते थे। भूपेश बताते हैं बीमार राजेश खन्ना ने सिगरेट शराब लगभग अब तो छोड़ दी थी। भूपेश बताते हैं कि जब एक दिन वो उनसे मिलने गए तब काका ने उनसे कहा, तुम मुझसे रोज मिलने आते हो, एक दिन तुम मुझसे मिलने आओगे लेकिन मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगा। आज का प्यार थोड़ा बचा कर रखो मेरे कल के लिए। मैं ना फिर आऊंगा। वो कहते हैं उसी वाक्य के बाद कुछ ही दिनों में काका बहुत ज्यादा बीमार पड़े। उन्हें लीलावती अस्पताल में एडमिट कराया गया और हॉस्पिटल से लौटते वक्त उन्होंने टूटती हुई आवाज में कहा, टाइम अप हो गया है, पैकअप करो, लेकिन ये सब जल्दी हो रहा है। कहते हैं दोबारा जब लीलावती हॉस्पिटल में उन्हें चेकअप के लिए ले जाया गया तब डॉक्टर ने सीधे उन्हीं से कहा, आपको कैंसर हो गया है। कैंसर एडवांस स्टेज में था। ये सुनकर कुछ देर तो काका खामोश हुए, फिर अचानक बोले, मेरी किस्मत में आनंद की तरह ही जीना लिखा है। काफी वक्त लगेगा। साल 2011 में जब वो बिस्तर पर गए तो शायद उसके बाद वो कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही बची थी। काका अक्सर अपने डॉक्टर से पूछा करते थे, मेरा वीजा कब खत्म हो रहा है। उन्होंने कभी कीमोथेरेपी नहीं कराई बल्कि दवाइयों का ही सहारा लिया। 18 जुलाई साल 2012 को वो पंचतत्व में विलीन हो गए। उस वक्त उनके परिवार के सभी लोग उनके आसपास मौजूद थे, लेकिन आनंद मरा नहीं, आनंद मरते नहीं। का सफर है ये पूरी दुनिया से लोग उनकी शव यात्रा में आए। कैलिफोर्निया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भारी भीड़ आई थी। तकरीबन 9 लाख लोग पहुंचे थे। इतना बड़ा जनसैलाब शायद भारत की सड़कों पर पहली बार उमड़ा था। आनंद फिल्म की तरह मरने से पहले उन्होंने अपनी आवाज को एक कैसेट में रिकॉर्ड करवाया था, तो यादें वापिस्ता हो जाती। इनके चौथे पर यह कैसेट चलाई गई। आज मेरा दिल हल्का हुआ आपसे गुफ्तगू करके, बात करके, और आपका मैंने शुक्रिया अदा। वैसे दोस्तों, आप ये जरूर बताइएगा कि राजेश खन्ना का नाम आते ही आपके कानों में उनका कौन सा गाना गुनगुनाने लगता है। उनकी तस्वीर सामने आते ही आपको उनकी कौन सी फिल्म याद आ जाती है। वैसे मेरी फेवरेट फिल्म राजेश खन्ना साहब की आनंद है, तो ये भी बता दीजिएगा कि आनंद फिल्म में अमिताभ बच्चन के किरदार का क्या नाम था। और अगर राजेश खन्ना जी के आप बहुत बड़े प्रशंसक हैं तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। राजेश खन्ना की 2 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम ट्विंकल खन्ना है तो दूसरी छोटी बेटी का नाम आप बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक इस 30 से 40 मिनट के वीडियो में हमारी की गई मेहनत को और हिम्मत देता है। लेकिन मैं ये सब चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ, आप तो सब जानते हैं। अरे ये तो पब्लिक है, सब जानती है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। न जाने इस एक्टिंग में इंसान को कितनी बार जीना पड़ता है, कितनी बार मरना पड़ता है, क्योंकि आपका एक एक व्यू हमारे और हमारे परिवार को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद करता है। कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।